वह है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट स्नेह महाजन। इनका 2 भाग में एक पुस्तक आई है जो ओवरव्यू 20th सेंचुरी पर है ही, तो इसका हमने भेज दिया है तुम लोग को। हम लोग अब अपनी बात शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के शुरू में कला, चिंतन और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण सृजनशीलता, क्रिएटिविटी देखने में आई। इसने एक बड़ी सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम आधुनिकतावाद कहते हैं, मॉडर्निज्म। 20वीं शताब्दी में इस आधुनिकतावाद में कला पूरे परवान पर चढ़ा। जो आर्ट है, जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, यह पूरे तरह से ग्लोरिश हुआ। और ललित कला, स्थापत्य कला, संगीत, सिनेमा, नृत्य में व्यापक परिवर्तन, जिसको हम आज भी महसूस करते हैं, देखने को मिलता है। इन कला संबंधी परिवर्तनों को हम अलग अलग काल खंडों में विभाजित कर अध्ययन करेंगे, और यही एक पैमाना भी है जो श्रेष्ठकर है। सबसे पहले हम लोग ललित कला के बारे में बात करते हैं। चित्रकला में आधुनिकतावाद का वास्तविक रूप से 1900 से 1920 1920 का जो ये समय है, कालखंड है, उसमें देखने को मिलता है। आधुनिकतावादी आंदोलन का प्रारंभ प्राय प्रभाववाद से माना जाता है। प्रभाव कितना आया माना जा रहा। क्लॉड मोनो ने इम्प्रेशन सनराइज से अपना एक पेंटिंग प्रदर्शित की। उन्होंने एक पेंटिंग लगाया। उन्होंने प्रारंभिक ड्राइंग के बिना ही रंगों का सीधे पर प्रयोग किया। इस पेंटिंग के चित्रकला में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, जिसे इस पेंटिंग का नाम ही भाववादी आंदोलन, इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना गया। ऐसे हम जब भी अब तुमको थोड़ा सा इस पर बता दें, तो उन्होंने जो एक क्लाउड मोनो ने इम्प्रेशन सनराइज, एक सूर्य का उगता हुआ सूर्य बनाया, और उसको बिना किसी बैकग्राउंड, उन्होंने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया। जैसे हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, कहीं साटना है तो देखो कि पीछे में क्या रहता है, तो ब्लू कलर रहेगा, आगे हमारा चेहरा है, या पीछे कोई सीनरी रहेगा, फिर आगे हमारा चेहरा है। तो पहले इस तरह के फोटोज, इस तरह के पेंटिंग, चित्रकला बनाए जाते थे। लेकिन जो क्लॉड मोनो ने बनाया, इन्होंने बैकग्राउंड में कोई चित्र नहीं दिया, और सीधे जो बात कहना चाहते थे, जो इंप्रेशन लाना चाहते थे सोसाइटी में, उन्होंने उसी को प्रदर्शित किया। और इसी इनका चित्र इतना लोगों को पसंद आया कि इसे प्रभाववादी आंदोलन नाम से जाना गया। अभी तक के चित्रकार की भांति वे स्टूडियो में काम न करके, प्राय जो चित्रकार होते थे, एक स्टूडियो होता था, आज भी होता है, जो जाते थे और अपना सोच कैनवास पर उतारते थे। लेकिन इन्होंने प्राकृतिक परिवेश में ही पेंटिंग किया, यानी खुले में पेंटिंग किया। इस विचारधारा के जो प्रमुख कलाकार हुए, जो काफी प्रभावी रहे बाद के कालखंडों में, उसमें ये पीए रिनोवार, क्लॉड मोनो और पीओ रिनोवार तथा एडगार डेंगा। मैंने तुम लोग को जो रिटन मटेरियल भेजा है उसमें काफी विस्तार से है। 20वीं शताब्दी में चित्रकला का प्रारंभ घनवाद, यानी क्यूबिक्स तरह के आयाम बनते हैं। देखे होगे तुम लोग, एक वर्ग का चित्र जब तुम लोग बनाते हो, घन बनाते हो, तो उसमें क्यूबिक्स में जो चारों तरफ से इसमें त्रिकोणीय और रेखीय रंगों के माध्यम से चित्रित किया गया। पाब्लो पिकासो का नाम पिकासो, तो उसमें तुमको घनवाद यानी क्यूबिक्स
के द्वारा क्यूबिक्स थॉट पर जो चित्र बनाए गए हैं इसमें तुमको मिलेंगे। पिकासो, पावेल पिकासो और जॉन ब्रॉक्स इस शैली के जन्मदाता थे। पिकासो का एक बहुत अच्छा लाइन है जिसे हम लोग बार बार जब कला के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो यह जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जैसा सोचता हूं वैसी आकृति बनाता हूं, न कि देखता हूं। देखो ये बड़ी, एक कलाकार का यह युक्ति बहुत बड़ी चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि जो देखते हैं उसका आकृति बनाते हैं, रेखा चित्र बनाया चाहे जो भी बनाए, लेकिन पिकासो ने कहा कि उसको हम देख कर नहीं बनाते हैं। निरूपण किया गया है पिकासो ने। पिकासो का बहुत बेहतरीन चित्र है जो तुमको आएगा भी। एक नारी है जो एक फल पकड़े हुए है। पिकासो का बहुत दुनिया का सर्वाधिक बेहतरीन चित्रों में वह चित्र है। कभी खोल के तुम लोग नेट पर देखना। उसमें नारी को ही उन्होंने पॉइंट आउट किया है, फोकस किया है। 1909 से 1919 के बीच का जो कालखंड है कलाकारों का, उस फ्यूचरिज्म यानी भविष्यवादी आंदोलन, इसमें जो युवा कलाकारों द्वारा यह आंदोलन लाया गया और इसका केंद्र पेरिस था। पेरिस का कलाकारों का आज भी दुनिया के कलाकारों का मिलान एक जगह है जो कला के लिए दुनिया में जाना जाता है। और यही भविष्यवादी प्राचीन शास्त्रीय युग को अस्वीकार करने के लिए ये युवा पीढ़ी है वो काफी आंदोलन था, उत्सुक था। और वो आ रही अपनी पुरातन परंपरा से इतने ऊब गए थे कि उन्होंने जो संग्रहालय है, पुस्तकालय है और अन्य जो इस तरह के रूढ़िवादी और परंपरावादी चित्रकारी का जो है उसको नष्ट करने की आवाज उठाई नहीं। ललित कला का 1920 से 1920 और 1920 से 1940, 1920 से 1940 के जब कालखंड में आएंगे, अवधि में आएंगे, तो इस समय कलाकार प्रबुद्धता के बजाय क्रांति और विध्वंस में ढलने लगे। यह वह कालखंड है कि दुनिया में युद्ध का वातावरण, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रभाव कला पर भी पड़ रहा था। और जो कला पहले के चित्रकार जो अपनी बुद्धि शैली, दर्शन शैली से चित्र बनाते थे, अब जो नया चित्रकार है वे अपने सोच पर विध्वंस का भाव, तोड़ फोड़ का भाव लाने लगते हैं। 1916 के आसपास जब हम देखते हैं जो अपने भाव में, अपने थॉट में, दर्शन में एक विध्वंसकारी आक्रोशता का भाव जगा के जो चित्रकारी कर रहे हैं, वह कालखंड 1920 से 1940 का है। और उन्होंने इसके लिए हर चीज के लिए विरोध प्रदर्शन किया। जो पुराने रूढ़िवादी चित्र थे उन पर उन्होंने काफी आक्रोश व्यक्त किया। और इस आंदोलन को, इस सब नोट कीजिएगा, इस डाडा नाम दिया गया। यह क्वेश्चन आ सकता है कि डाडा क्या है, आ सकता है डाडा क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसका अर्थ है व्यक्ति की विशिष्ट रुचि। डाडा जो शब्द है इसका हिंदी में हम लोग शैली के कलाकार मार्सेल चम्प, हु इज मार्सेल चम्प? तो मार्सेल चम्प एक चित्रकार हैं, प्रमुख थे। उन्होंने एक पुरुष मूत्रालय को उल्टा करके प्रदर्शित किया। इस चित्र में देखो विध्वंस क्या है, एक व्यक्ति जो सीधे टॉयलेट कर रहा है। इन्होंने क्या किया, चंप ने, कि इन्होंने जो चित्र बनाया इस अवधि में जो प्रमुख चित्र है, तो मार्सेल चंप ने एक टॉयलेट को उल्टा किया,
यानी सोसाइटी उल्टा प्रदर्शन कर रहा है इस बात से कि सोसाइटी को सीधे नहीं इस तरह से जवाब चाहिए। जियो ग्रियो भी की भी चित्रकारी इस अवधि की महत्वपूर्ण चित्रकारियों में से एक है। जब हम बात करेंगे 40 और ये 40 और 45 के बीच का असंतुलन समय है, तो 1945 से 2000 का ललित कला के क्षेत्र में 1940 के बाद अमेरिका में अभूतपूर्व अभिव्यक्तिवाद का उदय हुआ, अभिव्यक्तिवाद, और जैक्सन पोलक इसके अगुआ बने, इसके प्रतीक बने। और उसमें पाब्लो पिकासो जो है, पाब्लो पिकासो और हेनरी माटिस को छोड़कर बहुत से कलाकार, लेखक और कवि यूरोप से अमेरिका चले गए। यूरोप में जो स्विट्जरलैंड वगैरह का जो एरिया था, वहां पर इस तरह के कलाकार आए जो अपने कला में विध्वंस तो जो अच्छे कलाकार थे उन लोगों ने यूरोप को उधर प्रस्थान करते हैं, और अमेरिका इस समय एक शक्ति के रूप में उभर रहा था। साथ साथ जब ये यूरोप के कलाकार जाके अमेरिका में चले जाते हैं तो अमेरिका एक सांस्कृतिक प्रभुत्व वाला भी क्षेत्र बन जाता है, और उसका दुनिया पर सामरिक और सांस्कृतिक दोनों प्रभाव दिखने लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सामाजिक आशंकाएं उत्पन्न हुई, उसका कला जगत पर काफी प्रभाव पड़ा। 1950 में ब्रिटेन में, 1960 में अमेरिका में पॉप सॉन्ग आप सुने होंगे, पॉप आर्ट का उदय होता है, और 20वीं शताब्दी की यह प्रमुख कला छा जाती है। इसके उदय से उच्च संस्कृति के कला आदि का एकाधिकार समाप्त होने लगता है। पॉप कला के बाद 20वीं सदी के बहुत से आधुनिकतावादी शैलियां जैसे अमूर्त अभिव्यंजनवाद, ज्यामितीय अमूर्त कला, प्रोसेस आर्ट, सुक्षमतावाद आदि कला के रूप में 21वीं सदी में भी जारी रहे हैं। इनका प्रभाव हम जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि 21वीं सदी में भी इनका आता है। पहले कला क्या था? पॉप, क्योंकि विध्वंसकारी पॉप सॉन्ग अभी भी आप लोग सुनते हैं, तो उसमें जो लोकल गायक है उसकी अभिव्यक्तियां आ जाती है। उस समय भारत क्या था? तो ब्रिटिश भारत था। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में भी ललित कला के स्कूल कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में सहित अन्य महानगरों में खुलने लगते हैं। से अभिव्यक्त चित्र बनने लगते हैं। मैंने हम लोग जो चित्र बनाते थे उसमें देवी देवता के चित्रों की प्रमुखता रहती थी। कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल में एक ब्रिटिश शिक्षक ई बी हवेल 1896 में ही कलकत्ता आर्ट स्कूल के अध्यक्ष बनते हैं। और देखिएगा अवनींद्रनाथ ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा और कालिदास का जो मशहूर पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम तथा गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग की एक श्रृंखला, एक सीरीज ही बनाई। जो इन किताबों में लिखे हुए जो थॉट हैं वो आप समझ सकते थे अवनींद्रनाथ जी के चित्रों से। 1905 में अवनींद्रनाथ ने ही भारत माता की पेंटिंग बनाई। आज भी कभी देखते होंगे कि भारत माता की पेंटिंग वगैरह बनती है, भारत माता की जल लोग लगाते हैं, वह अवनींद्रनाथ की ही बनाई हुई पेंटिंग है।
और अवनींद्र नाथ ने एक विशेष पेंटिंग बनाई है। वो क्या है कि वे एक महिला में चार भुजाएं बनाते हैं और चार भुजा बना के यह दिखाते हैं। ये चार भुजाएं वो बताती हैं कि इनकी एक भुजा भारत माता का भोजन का है, दूसरा वस्त्र का है, तीसरी भुजा ज्ञान का है और चौथी भुजा सामान्य जनों के लिए एजुकेशन शिक्षा का प्रतीक है। अवनींद्र नाथ जी की एक बहन थी, वो भी एक महान कलाकार थी, नाम सुनैना देवी। सुनैना देवी उस समकालीन महिलाओं में प्रथम कलाकार थी जिन्होंने लोक आधारित परिकल्पना का विकास किया। और भारत के प्रमुख चित्रकार शायद आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा अभी जो हम क्या कहते सरस्वती जी के चित्र, जिसको सरस्वती पूजा उजा पर कमल का ये है और माता का मूर्ति वगैरह जो हम देखते हैं, हंस देखते हैं, तो वह सबसे पहले राजा रवि राय ने ही, मैसूर के रहने वाले थे राजा रवि राय, वहां के राजघराना से संबंधित थे और उन्होंने चित्र बनाया। और जो मशहूर समकालीन जो हमारे यहाँ कलाकार ललित कला के रहे, वो रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, के.जी. सुब्रमण्यम, एस.एम. पंडित, ये प्रमुख नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनको आप सब जब चित्रकला के क्षेत्र में विस्तार से मैंने आप लोग को नोट्स दिया है तो पढ़िएगा, तो बहुत सारे ऐसे चित्र जो हमारे यहाँ कलाकार रहे हैं उनको आपको देखने को मिलेगा। ये ललित कला का बड़ा ही संक्षिप्त विवरण मैंने एक झांकी दिया है। ललित कला के बाद स्थापत्य कला, आर्क से 1945 के इस कालावधि में स्थापत्य कला के क्षेत्र में शैली की समस्या 19वीं सदी में ही काफी इस पर चर्चा हो चुकी थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति और मशीनीकरण के कारण एक नवीन जीवन पद्धति का विकास हो गया था। 1920 के दशक को आधुनिक स्थापत्य कला का युग माना जाता है। यह डेवलप युग है आधुनिक आर्किटेक्ट का। इस युग में पुरातन शैलियों के सुंदरतम आकार के आर्किटेक्ट स्थापत्य बनाए गए, जिसमें बहुदर्शनग्राही के नाम से बहुत मेनी टाइप्स ऑफ क्या कहिएगा, बहुत सारे देशों के सम्मिश्रण को मिलाकर एक नया आधुनिकतावाद का दर्शन उसमें छिपा हुआ था। इस समय के वास्तुविदों ने निर्माण में उपयोगिता और किफायती पर बल दिया कि हम निर्माण जो करें वो किफायती हो, सस्ता हो और उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग यूजफुल बना सकें। इस समय के वास्तुविदों ने निर्माण और किफायता पर बल दिया। इस प्रकार की स्थापत्य कला का प्रभाव पूरी दुनिया, विशेषकर जर्मनी, हॉलैंड, रूस इत्यादि देशों पर पड़ा, जो औद्योगिक क्रांति में अग्रणी राष्ट्र थे। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों में भी अपनी शक्ति और ऐश्वर्य को दिखाने के लिए बहुदर्शनग्राही इमारतों का निर्माण कराया। जिस किफायती की बात हम कह रहे हैं कि जर्मनी और रसिया में बन रहा था, लेकिन उस समय ब्रिटेन जो था उपनिवेशवाद का सम्राट अपने को मानता था और वह चाहता था कि मेरी जो शानदार जो शैली है, रहन सहन है, इसका प्रभाव यह यहाँ के निर्माण कला पर अवश्य पड़े। 1913 में जब दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी, ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी दिल्ली बनाई गई और भारत में अखंड राज के प्रतीक चिन्ह के रूप में बसाया जा रहा था। लुटियंस
एडविन लुटियंस, एडविन दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है, तो लुटियंस के द्वारा ही इसका नक्शा बनाया गया और हार्वर्ड बेकर ने वहां के सचिवालय की के लिए नक्शा बनाया। ब्रिटिशों के मन में यह बात था कि दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाया जाए जो न तो भारतीय हो और न ही वह ब्रिटिश जैसा देखे, बल्कि एक अलग तरह से इसमें देखें, और इसी निर्माण को हम भारतीय शिल्प और पश्चिम शिल्प का सम्मिश्रण के रूप में पाते हैं। अभी भी आप जब देखिएगा, नेट पर देखिए या दिल्ली जाके देखिए, तो वहां का राष्ट्रपति भवन, वहां का सचिवालय, तो उसमें भारतीय कला का और ब्रिटेन कला का एक अजीब तरह से सम्मिश्रण देखिएगा। वहां जो अभी जो राष्ट्रपति भवन है, कभी वह भारत के वायसराय का निवास होता था, और उसका जो गुंबज है, राष्ट्रपति भवन का जो वर्तमान गुंबज है, वह सांची का स्तूप, जो सांची है, सांची का जो स्तूप है और उसके डिजाइन में है। और जो खंभा है, जो बड़े लंबे लंबे जो खंभे भवन के लगाए गए हैं, मंडप बनाए गए हैं, वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्किटेक्ट का देन है, ब्रिटिश शिल्प का देन है। विश्व में उपनिवेशवाद की अब 50 के बाद देखिएगा धीरे धीरे समाप्ति होने लगती है। दक्षिण के देशों में स्थापत्य कला की आधुनिकता का चिन्ह देखे जा सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारें और संभ्रांत वर्ग चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शानदार भवन बनाए जाएं ताकि उनका रुतबा कायम रहे। पूरी दुनिया में एक अलग चल रहा औपनिवेशिक जो देश है, वहां पर एक अलग तर्क चल रहा है। भारत सरकार ने भी पंजाब का जो ये चंडीगढ़, पंजाब का राजधानी केंद्र शासित जो जगह बनाता है चंडीगढ़, उसके वास्तुविद भी 1950 के दशक में जो कोर्बूसियर जो था वह था, और उसने चंडीगढ़ का जो नक्शा बनाया है वह भी नक्शा उसी टाइप का है। परंतु 1970 के दशक के बाद से पर्यावरण का आंदोलन खड़ा होता है। हम लोग पहले पढ़े थे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, तो देखिएगा 1970 के बाद एकाएक यह आंदोलन आगे आ जाता है और पूरी दुनिया के जनमानस में पर्यावरण के सोच का विकास होने लगता है। और कहा गया है कि कहा जाता था कि सोचो दुनिया की और करो स्थानीयता की। स्थानीयता जैसा अनुकूल वातावरण दे वैसा ही काम करो, तुम्हारी सोच भले ही वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं हो। पूंजीवादियों के स्वार्थ तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यह पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। 70 के बाद में ही देखिएगा कि जंगल कटते जा रहे थे क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही थी, और जो एक पूंजीवादी मानसिकता का ओढ़ लगा हुआ था, फैक्ट्री बैठाए, आपको बांध बना इत्यादि इत्यादि, तो उससे यह प्रभावित रहा। हम जब ललित की कला की बात करते हैं तो आप स्नेह महाजन का जो हमने भेजा है उसमें आप देखिएगा, काफी विस्तार से एक बार पढ़िएगा। इसके बाद संगीत, ललित कला के बाद संगीत, ललित कला, स्थापत्य कला और उसके बाद संगीत कला। तो संगीत के स्वर परंपरा का यह एक नया मोड़ 20वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। 1913 में जो आधुनिकतावादी परियोजनाओं की पेरिस में द राइट्स ऑफ स्प्रिंग नाम के गीत नाटिका की प्रस्तुति है। 1900 बड़ा यह रोचक, बहुत ही यह रोचक समय रहा है। और द राइट्स ऑफ स्प्रिंग नाम का गीत नाट्य, लोग गीत भी गाते हैं और नाटक भी प्रस्तुत करते हैं। नाटक के बहुत सारे रूप हैं। मूक नाटक,
बोलेगा कुछ नहीं, सिर्फ एक्शन करेगा और आपको समझ में आएगा। गीत नाटक गाएंगे लोग और आपको इस तरह से देखना है। मेरा वीडियो नहीं चल रहा जय? चल रहा है सर, एक बार रुक भी जा रहा बट चल रहा है। चलो, के को पाएंगा, रीति है वहां एक पाएंगा, तो उस पाएंगा के अनुसार बलि दी जानी थी। उस नाटक में क्या था कि एक आदिवासी युवती जो है उसको इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा था कि उस अंत में, गीत नाटिका के अंत में उसकी बलि दी जानी थी। आदिवासी युवक को तब तक नृत्य कराना था जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके प्रथम प्रदर्शन से ही दर्शकों के भावनाओं को इतनी ठेस पहुंची कि चारों तरफ उपद्रव हो गए। प्राचीनता पर आधुनिकता का सर्वप्रथम प्रभाव यही देखने को मिलता है। कहा? द राइट्स ऑफ स्प्रिंग में यह जो नाटक खेली गई, जिसमें एक जो बच्ची है उसका वध की बात। 1920 तक संगीत यूरोप से अमेरिका की ओर जाने लगता। जिस तरह हम देखते हैं कि हम जब देख रहे हैं ना कि जो ललित कला के जो कलाकार हैं वो भी यूरोप से अमेरिका जाने लगते हैं, तो नाट्य कला के भी कलाकार अमेरिका की ओर मुखातिब होने लगते हैं। अमेरिकी संगीतकारों ने संगीतमय नारी कोमलता प्रदान की। अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी जो लोग थे, अफ्रीकी मूल के जो लोग थे, अफ्रीकी संगीतकार जो थे, ने जटिल अफ्रीकी धुनों से यूरोप के संगीत के साथ मिलाकर